हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां आपको क्लास 11th एंड 12th में फिजिक्स से रिलेटेड सारी वीडियोज मिलती रहेंगी। अब स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी आपसे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस एंड ओम्स लॉ चैप्टर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन। आज स्टूडेंट हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के विषय में। तो जनरली स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि जब एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं देन इलेक्ट्रिक कंडक्टर में हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगती है। बट स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रजिस्ट करती है। हमें यह तो पता है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अक्रॉस जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। बट ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में भी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने को रजिस्ट करेगी। उस प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। और वो प्रॉपर्टी स्टूडेंट, क्या रीजन है कि वो प्रॉपर्टी इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर आती है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। देन स्टूडेंट, हम लोगों ने बात की थी कि एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं देन स्टूडेंट, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं देन इन चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है। और इन पॉजिटिव चार्ज एटम में भी एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है ड्यू टू विच ये फ्लो होते हैं। बट स्टूडेंट, एक मेजर फैक्टर है कि फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम एक दूसरे से कोलाइड करते हुए फ्लो होते हैं। इट मींस स्टूडेंट, फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम से कोलाइड करता है। इट मींस ये जो कोलिजन है ये एक तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है। वहां हम लोगों ने जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को समझा था तो वहां एक बात देखी थी कि फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के होने पर भी, इट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगने के बाद भी फ्री इलेक्ट्रॉन हमारा जो है एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म नहीं करता है। तो वही बात है स्टूडेंट कि फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम से कोलाइड करते हैं। ड्यू टू दिस कोलिजन हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो होने को रजिस्ट करती है। वो प्रॉपर्टी आती कहां से? तो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज एटम के बीच कोलिजन से ये प्रॉपर्टी जो है आती है। स्टूडेंट, ये क्लियर है कि फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज एटम के बीच कोलिजन से, अभी हम एक डेरिवेशन आपको करवाएंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओम्स लॉ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ को जब ड्राइव कराएंगे तो वहां पर जो फॉर्मूला आएगा उसमें हम आपको दिखाएंगे कि जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला वहां बनेगा वो फिजिकल क्वांटिटीज आपको बताएंगी कि ये जो रेजिस्टेंस है वो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज एटम के बीच कोलिजन में डिपेंड करता है। तो ओवरऑल स्टूडेंट पूरी बात में हम लोग ये समझ गए हैं
कि एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिवली चार्ज एटम होते हैं जिनके बीच कोलिजन होता है, और जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो ये चार्ज फ्लो होते हैं, और इन चार्ज के फ्लो को ही हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच फ्लो इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट ड्यू टू दिस कोलिजन हम कह सकते हैं कि इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर एक ऐसी भी प्रॉपर्टी है जो इसके फ्लो को रोकता है, और उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? अब अगर हमें इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस निकालना हो, रेजिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर, वो स्टूडेंट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और जो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही उनके बीच रेशियो से। ये रेशियो हमको जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में बताता है। देन स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, सच प्रॉपर्टी ऑफ एनी इलेक्ट्रिक कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट is called the electric resistance, capital R, of the conductor. It means conductor के टर्मिनल के क्रॉस जो पोटेंशियल लगाया आपने वो और उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है उनके बीच रेशियो जो है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। इसका यूनिट बन रहा था ओम और वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। क्लियर स्टूडेंट? तो अब बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला के बारे में। नाउ स्टूडेंट, यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। सिंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है कैपिटल आर इज इक्वल टू जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कंडक्टर के क्रॉस आपने लगाया है डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक करंट जो उस कंडक्टर में फ्लो हो रही है। क्लियर? यूनिट ऑफ आर इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक वोल्टेज, दैट इज वोल्ट, एंड इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। तो स्टूडेंट इसे ही हम लोग बोलते हैं ओम। क्लियर? और इसको डिनोट करते हैं ओम से। अब स्टूडेंट हमें जो है इसको इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स जो है ऑब्टेन करना होगा डायमेंशनल फॉर्मूले के लिए। तो फंडामेंटल यूनिट कौन सी होती है? मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल। तो उसके टर्म में हमें जो है इस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की यूनिट को जो है लाना होगा। क्लियर? तो वोल्ट सिंस V इज इक्वल टू होता है W बाई क्यू नॉट, तो ये तो हो गया यूनिट ऑफ V जो है बन के आएगी, इसको वोल्ट इज इक्वल टू हो गया यूनिट ऑफ V वोल्ट, और ये हो गया जूल पर कूलम, जूल पर क्यूलम। देन कैपिटल R इज इक्वल टू हो गया जूल पर कूलम इंटू एम्पियर। क्लियर? अब जो है जूल जो होता है स्टूडेंट वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? देन जो जूल है हमारा वो न्यूटन इंटू मीटर होगा, तो देन जूल के प्लेस में हम लिख देते हैं न्यूटन इंटू मीटर डिवाइड बाई क्यूलम। क्यूलम जो है हमारा Q इज इक्वल टू आई टी, तो चार्ज का यूनिट क्यूलम है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर एंड टाइम का सेकेंड। क्लियर? इससे ये फाइंड हो रहा है, इससे ये फाइंड हो रहा है, इससे ये फाइंड हो रहा है। न्यूटन इंटू मीटर, एम्पियर इंटू सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड बन रहा है ये। अब स्टूडेंट यहां न्यूटन को हम लोग लिख सकते हैं फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, देन वेक्टर एफ इज इक्वल टू एम इंटू वेक्टर ए, देन न्यूटन इज इक्वल टू मास केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड पावर -2, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन स्टूडेंट यहां पुट करते हैं इसको, देन यूनिट ऑफ आर
यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, तो न्यूटन इंटू मीटर के प्लेस में हम लिख सकते हैं केजी इंटू मीटर इंटू सेकेंड पावर -2 इंटू मीटर डिवाइड बाई एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड। देन स्टूडेंट अब बन रहा है केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड पावर -3 इंटू एम्पियर पावर -2। देन ये हमारी यूनिट ऑफ कैपिटल आर, यूनिट ऑफ कैपिटल आर इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट। क्लियर? तो ये भी हमारी एक यूनिट बन गई भाई, जो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट है। अब हमें जो है इस फंडामेंटल यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला इजिली ऑब्टेन हो जाएगा। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर, देन केजी है तो मास है, मास कैपिटल है, मीटर है, लेंथ एल स्क्वायर, सेकेंड टाइम है तो टी पावर -3 एंड एम्पियर ए पावर -2। लार्ज ब्रैकेट के अंदर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमारे पास जो है यूनिट भी है, डायमेंशनल फॉर्मूला भी है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का। क्लियर? यही हमें फाइंड आउट करना था। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट अपनी कॉपी में। नाउ स्टूडेंट, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। सिंस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो है हमारा, इसी का यूनिट है हमारा ओम। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू द V बाई I। इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, देन स्टूडेंट R इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। वोल्ट बाई एम्पियर ही ओम होता है, इट मीन्स 1 ओम। क्या सिंपल सी डेफिनेशन है स्टूडेंट। अगर किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर से 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, तब जब हम उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के टर्मिनल के क्रॉस 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो 1 ओम होगा। दूसरी तरह से भी समझा देते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगा जब हम इसके जो है टर्मिनल के क्रॉस 1 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं और इसमें 1 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी। क्लियर? 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के अप्लाई करने से, तो इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। अगर मान लीजिए सपोज दैट स्टूडेंट इसमें हमें 2 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करना पड़े 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए, तो इसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा 2 ओम। 3 वोल्ट रिक्वायर्ड है 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, तो इसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होगा 3 ओम। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की एक नई डेफिनेशन भी हमारे पास। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसी भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर का उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए जितने वोल्टेज की जरूरत होती है, हम उसे उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं। मान लीजिए सपोज दैट एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर है आपके पास, और उसमें जब आप 5 वोल्ट बैटरी को अप्लाई करते हैं, तब उसमें 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। इट्स मीनिंग इज दैट कि उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है वो 5 ओम है। अगर कोई इलेक्ट्रिक कंडक्टर है जिसका भी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 10 ओम है, तो उसका मीनिंग ये है कि उसमें 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए आपको 10 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यूनिट इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए जो भी आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसे ही उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अगर आप किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराने के लिए 1 वोल्ट की बैटरी को अप्लाई करते हैं, तो उसका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। तो यही डेफिनेशन थी, डेफिनेशन ऑफ 1 ओम। क्लियर? नोट कर लीजिए स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा।
मतलब एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसमें इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रजिस्ट करती है। बट यहां पर स्टूडेंट, क्या उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होती? होती है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर वो प्रॉपर्टी जिससे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो है रजिस्ट होता है, वो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है। लेकिन इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। क्लियर? उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो सच प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टर बाय विच इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग। सिंपल सी बात है यार, उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही ना, तो ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं? रेजिस्टेंस वो है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ना होने दे, और कंडक्टेंस वो है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता। ये बताओ यार, हर स्टूडेंट के अंदर एक ये गुण होता है कि वो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को पूरा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। एक गुण ये होता है जिसकी वजह से वो नहीं पढ़ता है, एक प्रॉपर्टी ये होती है जिसकी वजह से वो पढ़ाई करता है। इसका मतलब यार, स्टूडेंट है तो पढ़ाई करेगा ना, कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी ना। लेकिन स्टूडेंट पढ़ाई ना करने का भी प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है। तो जिस वजह से वो पढ़ाई नहीं पूरी करता है या नहीं करता है, उसका कारण है उसके अंदर का रेजिस्टेंस, और वो अपनी पढ़ाई जो भी थोड़ी बहुत कर रहा है उसका कारण उसके अंदर कंडक्टेंस है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल था। क्लियर? अब जो है हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो यार, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ये रेसिप्रोकल है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो नहीं होने देता, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देता है। देन रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस is called electric conductance. Clear? Then electric conductance जो बना हमारा, electric conductance is equal to 1 by electric resistance. क्लियर स्टूडेंट? और जो इसकी यूनिट होगी वो होगी ओम इनवर्स। यूनिट है ओम इनवर्स, और अब ओम OHM ओम है तो इसको उल्टा लिखेंगे अगर तो MHO मोह और MHO। क्लियर स्टूडेंट? और इसका जो है एक यूनिट और है अपने पास, साइमन। ठीक है? और साइमन एस की तरीके ही होता है, लेकिन इसको साइमन पढ़ा जाता है। ठीक है? और साइमन, तो नोट कर लीजिए स्टूडेंट। हाँ, तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना काफी इंपॉर्टेंट है ये, और जनरली जो है आप लोग इससे फेमिलियर भी होंगे। ओम्स लॉ, क्लास 10th में भी आपने इसको पढ़ा है। ये जो है ईयर 1826 में बाई जॉर्ज साइमन ने इसको जो है बनाया था। इस लॉ में, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ देयर इज नो चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर, देन द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड एट इट्स एंड एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज कांस्टेंट। फिर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, I इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ V by I इज इक्वल टू कांस्टेंट। और V by I को हम लोग अभी रेजिस्टेंस पढ़ चुके हैं, तो V by I इज इक्वल टू R इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब स्टूडेंट, इसको जनरली जो है हम लोग अपनी लैंग्वेज में देख लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना? इस पूरी बात को जो है इसको समझते हैं। ठीक है? अब स्टूडेंट, इसमें जो बात हो रही है कि कोई भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, अगर उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को हम चेंज नहीं करते, तो यहां पर जो फिजिकल स्टेट से जो मीनिंग है, फिजिकल स्टेट में चेंज का मतलब है कि हमें जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है उसके लेंथ को, क्रॉस सेक्शनल एरिया को
क्लियर? लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के लेंथ को और क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज नहीं करना है। दूसरी बात, ये ज्योमेट्रिकल कंडीशंस हो गई इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर की, जो कि हमें चेंज नहीं करना है। दूसरी बात, इस कंडक्टर के मटेरियल के कंपोजिशन को भी चेंज नहीं करना है। क्लियर? अगर ये कॉपर है और इसमें कुछ अमाउंट हम दूसरी मेटल का जो है लगा देते हैं, फिर इसी शेप एंड साइज का जो इसको बना के रख देते हैं, तो फिर ये जो है इसका कंपोजिशन चेंज हो गया। इट मींस इस कंडक्टर का फिजिकल स्टेट चेंज हो गया। दूसरी बात स्टूडेंट, जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है और इस कंडक्टर का जो टेम्परेचर है, क्लियर, हमें उसमें भी वेरिएशन नहीं करना है। इस कंडक्टर में जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसमें भी वेरिएशन नहीं करना है। तो फिजिकल स्टेट का मीनिंग ये। तो अगर हम इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करते हैं, अगर हम इस कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को जो है चेंज नहीं करते हैं स्टूडेंट, तब जो है इस कंडक्टर में हम जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं वो और इसमें फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट के बीच जो रेशियो है V/I, ये हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है और उस कांस्टेंट को हम इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। अब जनरली स्टूडेंट इसको एक दूसरी तरह से भी हम लोग पढ़ते हैं कि जो वोल्टेज अप्लाइड होता है इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में V और इसमें फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट जो होती है I, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है? और अगर ये हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लग जाता है जिसे हम R बोलते हैं, वहां से भी V/I = R हमारा निकल कर आ जाता है। अगर इस टर्म से हम जो है ये समझना चाहें कि V/I = कांस्टेंट होगा, तो स्टूडेंट प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटेगा तो जो भी टर्म आ रहा है हमारा वो एक तरीके का कांस्टेंट है। इट मींस V/I की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है। तो हमें चेक करना है क्या V वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट एक कंडक्टर में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो स्टूडेंट हम लोगों ने पीछे देखा था पहले, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, क्लियर, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो आती है E, वो थी V/l, क्लियर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल थी, तो देन E = V/l। अब जो इलेक्ट्रॉन में फोर्स लग रहा है F वो है कैपिटल E इंटू स्मॉल e, इट मींस E/l, E की वैल्यू पुट कर देते हैं। अब स्टूडेंट सिंपल सी बात है यार कि जब आप यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को आप जब ज्यादा अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज को इंक्रीज करने से फोर्स भी इंक्रीज होने वाला है, बिकॉज फोर्स वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इस फार्मूले से समझ में आ रहा है। और लेंथ ऑफ कंडक्टर आप फिजिकल स्टेट आप चेंज नहीं कर रहे हैं और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज चेंज होने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट यहां से समझ में आ रहा है कि अगर हम कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, अगर हम उसको इंक्रीज करते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन में लगने वाला फोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर फोर्स इंक्रीज होगा तो फिर हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन तेजी से फ्लो होगा, क्लियर। और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इट मींस फोर्स के लगने से इलेक्ट्रॉन तेजी के साथ फ्लो होंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो जो है बढ़ जाएगा, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाएगी, बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो हम सिंपल सी बात कह सकते हैं कि अगर V को इंक्रीज करते हैं तो I इंक्रीज हो रहा है, तो बोथ फिजिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर हम यहां पर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो इसको लिख सकते हैं V = IR, देन V/I = R कांस्टेंट, बिकॉज जो R हमने लिया है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो स्टूडेंट कुछ इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई V/I = R कांस्टेंट किस तरीके से आ गया होगा। ये तो सिंपल सी बात थी। जनरली हमें जो इस ओम लॉ में याद रखना है कि भाई जो हमारा
इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, हमें उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करना है। इट मींस उस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के मटेरियल के कंपोजिशन को चेंज नहीं करना है, उसकी लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज नहीं करना है। इस कंडीशन में अब अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगी। इट मींस V is directly proportional to I, then V is equal to IR। V by I is equal to कैपिटल R हो गया, ठीक है। तो V by I is equal to कांस्टेंट, V by I is equal to कैपिटल R। यही कहा है ओम्स लॉ में कि जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने V अप्लाई किया हुआ है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रिक कंडक्टर में वो I है, तो इनके बीच का जो रेशियो है वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। सिंपल सी बात है। आई होप कि आप जो है ओम्स लॉ समझ चुके होंगे और वो जो हमने एक्स्ट्रा बात बताई है तो वो आप इस बात को जो है कंपेयर कर सके कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आया कहां से होगा। नहीं, जनरली स्टूडेंट्स जो है ओम्स लॉ को एक तरीके से याद करके ही रखते हैं और उनके पास कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिससे वो कंपेयर करके ये चीज सीख सके कि V by I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, V by I इज इक्वल टू कैपिटल R, ये आया कहां से। ठीक है, सिंपल सी बात है। थियोरेटिकल मैनर में भी हमें कुछ पता होना चाहिए कि हम उन चीजों को अपने दिमाग में रख सकें। नाउ स्टूडेंट, वी विल डिस्कस अबाउट VI ग्राफ ऑफ ओहमिक सर्किट। स्टूडेंट, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करता हो, इट मींस उसमें जो वोल्टेज है और जो करंट है उनके बीच का जो रेशियो है V by I अगर वो कांस्टेंट है, यही तो ओम्स लॉ है ना। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाइड वोल्टेज एंड फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रेशियो अगर वो कांस्टेंट है तो उन सर्किट को जो है हम ओमिक सर्किट बोलेंगे। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो करे तो वो सर्किट जो है हमारे ओमिक सर्किट है। अब ओमिक सर्किट के लिए जो वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिक करंट के बीच जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से ड्रॉ होगा, हम लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंस सच इलेक्ट्रिक सर्किट which follows Ohm's law are ohmic circuit. So for ohmic circuit V by I is equal to constant, it means R। क्लियर स्टूडेंट। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट, अगर हमें किसी भी ग्राफ को ड्रॉ करना है तो ग्राफ में जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें जो है फिजिकल क्वांटिटीज को डिनोट करना होता है। तो VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का ड्रॉ करने के लिए हम वोल्टेज को एक्स एक्सिस में एंड इलेक्ट्रिक करंट को वाई एक्सिस में रखते हैं। क्लियर है ना। तो उस सर्किट में जो डिफरेंट वोल्टेज अप्लाई किए गए हैं और उन डिफरेंट वोल्टेज में जो इलेक्ट्रिक करंट्स हैं उनको हम अगर प्लॉट करेंगे तो ओमिक सर्किट के लिए हमें एक्स एक्सिस में जो है हमें वोल्टेज को रखना है एंड वाई एक्सिस में जो है हमें इलेक्ट्रिक करंट को रखना है। क्लियर स्टूडेंट, वाई एक्सिस में हमें इलेक्ट्रिक करंट को रखना है। अब स्टूडेंट यहां पर देखिए V by I इज इक्वल टू कैपिटल R को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, V by I इज इक्वल टू कैपिटल R को हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 बाई कैपिटल R इंटू V। इतना लिखा जा सकता है। क्लियर है। अब ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमने Y एक्सिस में डिनोट करी है और जो वोल्टेज है उसको हमने X एक्सिस में डिनोट किया है। और ये जो 1 बाई आर है स्टूडेंट, यहां पर जो 1 बाई आर है ये एक कांस्टेंट टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं m। क्लियर है ना। तो y इज इक्वल टू एम एक्स, ये एक इक्वेशन बन के आ रही है। भाई वोल्टेज हमारा y एक्सिस में है ना,
इलेक्ट्रिक करंट हमारी एक्स एक्सिस में है ना, तो हम इसको कुछ इस तरीके, सॉरी वोल्टेज हमारा एक्स एक्सिस में है, सॉरी फॉर मिस्टेक, वोल्टेज हमारा एक्स एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा वाई एक्सिस में है। तो वोल्टेज के प्लेस में एक्स एंड इलेक्ट्रिक करंट के प्लेस में वाई पुट करते हैं, तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स जो है ये इक्वेशन बनके तैयार होती है। और y इज इक्वल टू एम एक्स जो है वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही हो। इट मींस वी आई ग्राफ ऑफ ओमिक सर्किट जो बन रहा है हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्लियर स्टूडेंट? तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनने वाली है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, क्लियर, स्लोप जो है वो हमारा v बाई आई, सॉरी वो रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आ रहा है, 1 बाई आर जो है वो स्लोप है इस हमारे ओमिक ग्राफ का, जो कि ओमिक सर्किट का वी आई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हमने बना के तैयार किया हुआ है। तो इट मींस ग्राफ ऑफ ओमिक सर्किट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो स्टूडेंट जो कॉन्सेप्ट निकला है इसको हम नोट कर देते हैं। वी आई ग्राफ ऑफ ओहमिक सर्किट is a straight line passing through origin, क्लियर स्टूडेंट? तो जो भी हमारा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ है ओमिक सर्किट का वो ओरिजिन से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन है। ओके स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट अब जो डेरिवेशन हम लोग करने वाले हैं वो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट मींस स्टूडेंट एग्जाम के पर्पज से ये डेरिवेशन और नॉलेज के पर्पज से ये डेरिवेशन आपको प्रिपेयर होना काफी जरूरी है। इसमें हम लोग ओम्स लॉ को ड्राइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और अब तक जो भी स्टडी हम लोगों ने कर रखी है पूरी इसमें यूटिलाइज होने वाली है। क्लियर ना? तो विद द हेल्प ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम लोग ओम्स लॉ को ड्राइव करने वाले हैं। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर स्टूडेंट? तो ओम्स लॉ को ड्राइव करने के लिए कंसीडर करते हैं एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर। ये हमने एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर कंसीडर किया हुआ है, और इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो है जो इसका लेंथ है वो स्मॉल l है, जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो a है। क्लियर? और स्टूडेंट इसमें जो भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो कैपिटल V है, और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है वो I है, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। क्लियर स्टूडेंट? अब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? ये हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? और ये जो है डॉट 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 बहुत सारे टर्म्स इसके अंदर है। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट हमने एक डेरिवेशन पढ़ के रखा हुआ है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो जो भी
इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो v सफिक्स d है। तो कंसीडर कर लेते हैं ये सारी बात पहले जो है। तो L क्या है, यहां पर L जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है, क्लियर। A क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और I जो है, V जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, डिफरेंस है, ठीक है। और I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब जो इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो स्मॉल है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। क्लियर स्टूडेंट। V सफिक्स d ये जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्लियर स्टूडेंट। V सफिक्स d जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब स्टूडेंट बाय द रिलेशन between I and Vd, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच हमने एक रिलेशन I इज इक्वल टू NeAVd जो है कर रखा है, ठीक है। तो उसको हम यहां पे लिख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, I इज इक्वल टू NeAVd। क्लियर, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे की बात करते हैं। स्टूडेंट हमें पता है कि जब हम इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर, ठीक है, जब हम इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं तो यहां जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल है। ये हम कई बार कर चुके हैं, ठीक है। हमारी प्रीवियस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। यहां पर ये एक बड़ा डेरिवेशन है और एक बार में ही पूरा डेरिवेशन इस बोर्ड में लाना है, इसलिए हम जो है स्पेस को यूटिलाइज करते हुए वर्क करेंगे और लैंग्वेज को कम से कम रखने का प्रयास करेंगे। क्लियर स्टूडेंट। तो आप हमारा साथ दीजिए और समझिए डेरिवेशन, समझ में सब कुछ आने वाला है। बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अपने जो है नहीं आ रहे हैं तो जो हम समझा रहे हैं उसको आप समझिए, समझ में सब कुछ आना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इस कंडक्टर के अंदर वो E इज इक्वल टू V/L। क्लियर। अब जो इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो वो भाई 1 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन स्मॉल ई कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज जो फोर्स लगेगा कैपिटल इंटू स्मॉल ई होगा, तो वो फोर्स जो है F इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई हो गया। लेट स्मॉल m कॉमा a आर मास एंड एक्सेलरेशन, आर मास कामा एक्सेलरेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली, फ्री इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो
भाई हमने फ्री इलेक्ट्रॉन के मास को स्मॉल एम एंड एक्सेलरेशन को ए लेट कर लिया है, तो हम फोर्स के प्लेस में लिख सकते हैं F इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो क्लियर है, ये हमारा एम ए इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई हो गया। ठीक है, अब हम जो है कैपिटल ई के प्लेस में पुट कर सकते हैं V बाई एल। कैपिटल ई के प्लेस में V बाई एल पुट करेंगे तो एम ए इज इक्वल टू हो जाएगा V ई बाई एल। भाई कैपिटल ई के प्लेस में हम V बाई एल पुट कर सकते हैं, देन एम ए इज इक्वल टू V ई बाई एल। तो अब एक्सेलरेशन, नाउ जो एक्सेलरेशन निकल के आ रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन का वो हमारा है Ve बाई एम एल। क्लियर स्टूडेंट? अब आप अपनी पुरानी बात को याद करिए स्टूडेंट, जो हमने बताया था कि यहां से जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां से जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो नेक्स्ट एटम से कोलाइड कर रहा है, फिर यहां से जो निकल रहा है वो नेक्स्ट से कोलाइड कर रहा है, फिर यहां से जो निकल रहा है वो नेक्स्ट से कोलाइड कर रहा है, फिर यहां कोलाइड कर रहा है। अब स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन जिस भी वेलोसिटी के साथ निकल रहा है उसको हम लोग थर्मल वेलोसिटी U1 बोल रहे हैं और फाइनल वेलोसिटी V1 से वो कोलाइड कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन U1 थर्मल वेलोसिटी से निकल रहा है, V1 वेलोसिटी से कोलाइड कर रहा है। आप चाहें तो इस डेरिवेशन से इस बात को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज ये वाली चीज जो है हमारे पास पहले से भी हमने इसको जो है करके रखा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये चीज हमारे पास पहले से भी है, तो आप चाहे तो जो है इस चीज को यहां से स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ A इज इक्वल टू Ve बाई एम एल। ठीक है, अब स्टूडेंट यहां फ्री इलेक्ट्रॉन जो है U2 वेलोसिटी से निकलता है, V2 वेलोसिटी से कोलाइड करता है, U3 वेलोसिटी से निकलता है, V3 वेलोसिटी से कोलाइड करता है, UN वेलोसिटी से निकलता है एंड Vn वेलोसिटी से कोलाइड करता है। ठीक है, ये स्टूडेंट एक पुराना डायग्राम है, आपके पास बड़ा डायग्राम बना हुआ है, आपके पास है। आप जो है इसके पहले वाली वीडियो जो कल की वीडियो थी उसमें आप देख सकते हो। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 में आप इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, अब यहां स्टूडेंट जो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकली थी Vd इज इक्वल टू A इंटू टाउ। क्लियर स्टूडेंट? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारे पास आई है वो A इंटू टाउ है, और A की वैल्यू जो है हम इसमें पुट कर देते हैं यहां पर A की वैल्यू, देन Vd इज इक्वल टू हो गया Ve बाई एम एल इंटू टाउ। क्लियर? ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ V सफिक्स D इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं, देन ये बन जाएगा I इज इक्वल टू NE A इंटू Vd। इट मीन्स Ve बाई एम एल इंटू टाउ। अब स्टूडेंट यहां पर जो है I इज इक्वल टू ये बन रहा है NE स्क्वायर A इंटू टाउ अपॉन एम एल इंटू V। तो स्टूडेंट ये पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं V बाई I इज इक्वल टू एम एल अपॉन NE स्क्वायर A V बाई I इज इक्वल टू एम एल अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ। तो स्टूडेंट ये जो टर्म आ रहा है V बाई I इज इक्वल टू एम एल अपॉन NE स्क्वायर A इंटू टाउ, तो यहां पर जो स्मॉल m है वो इलेक्ट्रॉन का मास है, कांस्टेंट रहने वाला है। स्मॉल l तो फिजिकल स्टेट कंडक्टर की हमें चेंज नहीं करनी है, इट मींस लेंथ ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम वो भी हमारे पास कांस्टेंट है, बिकॉज हम
फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम वो इंक्रीज होंगे, तो टेम्परेचर तो हमें कांस्टेंट ही रखना है ना। तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने से यूनिट वॉल्यूम के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कांस्टेंट रहेंगे। स्मॉल ई नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है तो वो तो कांस्टेंट रहने वाला है। ए क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी कांस्टेंट रहने वाला है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम वेरी करेगा विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, बट ओम्स लॉ में हम फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट रखते हैं। तो अगर फिजिकल स्टेट कांस्टेंट है तो ml/ne² A इंटू टाउ ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट होगी। तो सिंस ये जो पूरी वैल्यूज हैं ये कांस्टेंट हैं तो हम कह सकते हैं V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही तो ओम्स लॉ है, V/I इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही ओम्स लॉ है। बट स्टूडेंट ये बात प्रूफ कब होती है, जब हम फिजिकल स्टेट को चेंज नहीं करेंगे तभी ml/ne² A इंटू टाउ ये वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहने वाली है। क्लियर स्टूडेंट? आई होप कि आप डेरिवेशन को समझ गए होंगे। अगर आपको किसी तरह की भी कोई दिक्कत है तो आप जो है इसको दोबारा से रिपीट करके देखिए, इस वीडियो को जरूर समझ में आएगा, नोट कर लीजिए। स्टूडेंट अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, बिकॉज ज्ञान बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच।